जीएनडीयू से कोई भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे स्टूडेंट्स जो अभी अपने 4th सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश कंपलसरी या जनरल इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट है उनके पास, और अब मोमेंट्स इन टाइम बुक वो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो है। आज हम करने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर 1, दैट इज दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सो देखो यार, ये जो पोम है ना, ये एक सोनेट है। सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस की एक पोम। वैसे तो यार देखो, तुम इलेक्टिव के स्टूडेंट हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, अगर हो तो 4th सेम तक आते हुए तुम्हें पता होगा कि सोनेट में, सोनेट का मतलब 14 लाइंस की पोम तो होता है, पर इसके साथ कुछ चीजें और होती हैं, जैसे राइमिंग पैटर्न सेम होनी चाहिए। पोम जो है वो ज्यादातर लव या ऐसे सीरियस टॉपिक्स के ऊपर लिखी जाती है, पर तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना एज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश कंपलसरी या जनरल इंग्लिश। तो यहां पर तुम्हें सिर्फ इतना समझना जरूरी है कि सोनेट एक 14 लाइंस की पोम होती है, और यह भी वही है। अब मैं यहां पर पोयम को पोम बोल रहा हूं, सो कंफ्यूज मत होना। प्रोनाउंसिएशन वैसे भी एग्जाम में मैटर नहीं करती, एग्जाम में तुम्हें लिखना है, बोलना नहीं है। सो स्पेलिंग है POEM। तुम चाहे पोम बोलो, तुम चाहे पोयम बोलो, ठीक? मैं पोम बोलूंगा क्योंकि मेरे मुंह पे वही चढ़ा हुआ है। आगे ये है सोनेट सीक्वेंस का नंबर 73। इसका क्या मतलब है? अब ये वर्ड देख के डरना नहीं है, सुनो ध्यान से। सोनेट का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया। सोनेट सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखो, जो अपने विलियम शेक्सपियर है ना, उन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं। ओले, 1 तो गुम ही हो गया। 154 सोनेट्स लिखे हैं टोटल, यानी कि ऐसी 14 लाइंस की 154 पोम्स उन्होंने लिखी हैं। उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया, 1 2 3 4 करते करते 154 तक। तो 73rd नंबर पर ना ये वाली पोम आती है, सीधी सी बात। और ये एग्जाम में अगर तुम लिख के आओगे ना कि दिस इज अ सोनेट, और ये उनकी सोनेट सीक्वेंस का नंबर 73 है, इंग्लिश में लिखना, तो ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा एग्जामिनर पे। पहली लाइन में तुम उसका दिल जीत जाओगे। आगे देखो, पोएट जो है ना, ये इस पोम को, इस सोनेट को डेडिकेट कर रहा है या एड्रेस कर रहा है अपने क्लोज फ्रेंड को एंड पैटर्न को। बेसिकली ये एक ही बंदा है, अपने क्लोज फ्रेंड या पैटर्न को एड्रेस कर रहा है पोएट इस पोम के जरिए। पैटर्न मतलब जो उसका सपोर्टर हो, उसे सपोर्ट करे। यहां एड्रेस करने का मतलब क्या है कि जो पोएट है वो अपने इस क्लोज फ्रेंड से या तो डायरेक्टली बात कर रहा है या इमेजिन कर रहा है कि वो ये सब अपने दोस्त को बता रहा है इस पोम के जरिए। उसके बाद अब जो पोएट है ना, वो इस पोम को लिखते हुए, इस सोनेट को लिखते हुए काफी थॉटफुल या बहुत डीप सोच रहा है एंड सैड मूड में है। अब सैड का मतलब तो पता होगा यार, उदास। इसके मेन थीम क्या है इस पोम के? ओल्ड एज यानी बुढ़ापा, डिके मतलब धीरे धीरे कमजोर होना, एंड काम तमाम। एंड इन्हीं सब थॉट्स के चलते जो पोएट है ना, वो बहुत ज्यादा सैड हो गया है। पोएट ने ना इसमें अपने आप को बहुत सारी चीजों से कंपेयर किया है, जैसे कि ट्री के साथ, स्प्रिंग सीजन के साथ एंड विंटर सीजन के साथ। शॉर्ट में समझाता हूं, वैसे तो हम इस पोम को लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा समझने वाले हैं, पर फिलहाल अभी इंट्रोडक्शन में आइडिया के लिए बता देता हूं कि यहां पर पोएट कह रहा है अपने आप को ट्री से कंपेयर करते हुए कि जैसे स्प्रिंग सीजन में पेड़ पे बहुत सारी पत्तियां हैं, हरी भरी हैं, फुल ऑफ लाइफ है, देखने में कितनी अच्छी लगती हैं। पर वहीं जब विंटर आ जाता है, सीजन चेंज हो जाता है, तो वो सारी पत्तियां जो हैं वो पीली पड़ जाती हैं, रिंकल पड़ जाते हैं उनमें, वो खराब हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और पेड़ बिल्कुल खाली सा, लाइफलेस सा दिखने लग जाता है। यहां पर स्प्रिंग जो है वो यूथ यानी जवानी को दिखाता है, और जो विंटर है वो ओल्ड एज यानी बुढ़ापे को दिखाता है, जब अपना जो एनर्जी है जवानी की वो नहीं बचती, लाइफ को जीने का वो मजा नहीं रह जाता। तो वो चीज है। एंड पोएट ऐसा समझता है कि अगर वो ये सब चीजें अपने फ्रेंड को बताएगा कि ऐसे ऐसे ओल्ड एज पास आ रही है और धीरे धीरे फिर गुजर जाएंगे, तो शायद उसके फ्रेंड का जो लव है वो पोएट के लिए बढ़ जाए।
हालांकि जब पोइट ने ये पोम लिखी थी, ये सोनेट लिखा था, उस टाइम पोइट बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं था। ओके, अब बात करते हैं, ये तो हो गई इंट्रोडक्शन। अब हम स्पेसिफिकली अच्छे से उस स्टैंजा पर आते हैं जो ये पोम या सोनेट एक्चुअली में है। तो पहला स्टैंजा क्या है, ये है तुम्हारे सामने लिखा है, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड व्हेन येलो लीव्स, और आना चाहिए यहां पे, और नन और फ्यू डू हैंग अपॉन दीज बोज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, बेयर ruined coils where late the sweet bird sang। मुझे पता तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आया, सॉरी फॉर दैट वर्ड, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो अब मैं तुम लोगों को सबसे पहले तो इसमें आने वाले जो मुश्किल वर्ड्स है उनके मतलब बता रहा हूं। दैट टाइम ऑफ ईयर, साल का वो वाला समय, यहां पर साल में वो वाला सीजन की बात हो रही है, और यहां सीजन स्पेसिफिकली विंटर सीजन की बात हो रही है जो ओल्ड एज को सिंबलाइज करता है। ठीक, सो बेसिकली यहां दैट टाइम ऑफ ईयर से जो पोइट है वो विंटर सीजन या ओल्ड एज को सिंबलाइज कर रहा है, बता रहा है। दाव का मतलब है यू, तुम। मेस्ट का मतलब है मे या शायद, एंड यहां पे बीहोल्ड का मतलब है सी या देखना। सो अब ये पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बीहोल्ड, यानी यहां पोइट अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम मुझे साल के उस सीजन में या विंटर में या ओल्ड एज में मेस्ट यानी शायद देखोगे, तुम मुझे मेरे बुढ़ापे में शायद तब देखोगे जब क्या होगा, येलो लीव्स होंगी, नन और फ्यू डू हैंग, मतलब तुम मुझे मेरे बुढ़ापे के टाइम पे तब देखोगे, या विंटर सीजन में तुम उस पेड़ को तब देखोगे जब उस पर येलो लीव्स हो गई होंगी, रिंकल्ड वाली, खराब वाली, जो कि बहुत सारी पेड़ से गिर गई होंगी, कोई भी बची नहीं होगी। नन या तो बहुत कम बची होंगी, फ्यू या तो कुछ लटक रही होंगी, डू हैंग। आया समझ? पहली दो लाइंस में है कि तुम, पोएट अपने दोस्त को कह रहा है कि तुम मुझे मेरे बुढ़ापे में शायद तब देखोगे जब मैं बहुत कमजोर हो चुका होऊंगा। अपने आप को वो पेड़ से कंपेयर कर रहे हैं कि मैं वो पेड़ हूं जिस पर ना तो वो पत्तियां बची होंगी या बहुत कम होंगी, जो कि रिंकल्ड हैं, येलो हैं, काफी मतलब खराब हो चुकी हैं। अपॉन दीज बाउज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, बाउज का मतलब होता है ब्रांचेस, जो टहनियां होती हैं पेड़ की। सो अपॉन दीज बाउज विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, और वो जो पेड़ बिल्कुल अब खाली हो चुका है ना बिना पत्तियों के, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो भी ठंड की वजह से बहुत ज्यादा हिल रही हैं, कांप रही हैं, यानी बुढ़ापे में अब हाथ पैर कांपने लग गए हैं। बेयर का मतलब होता है एम्प्टी या खाली या लीफलेस, कोई लीफ बची ही नहीं यहां पर इस पोम या सोनेट के अकॉर्डिंगली इसका मतलब लीफलेस। रूइंड कॉइड्स, रूइंड कॉइड्स का मतलब होता है एक ब्रोकन चर्च के वो वाले हॉल्स जहां पर एक टाइम पे पहले सिंगिंग होती थी, एक ऐसे चर्च का वो वाला हॉल जहां पहले सिंगिंग होती थी और अब टूट चुका है, उजड़ चुका है, यानी अब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वेयर लेट द स्वीट बर्ड्स सैंग, जहां पर पहले एक स्वीट बर्ड्स गाना गाते थे। बेसिकली एक पेड़ जहां पर जब वो हरा भरा था तो वहां पर पेड़ पंछी बैठकर गाना गाते थे, फुल ऑफ लाइफ था माहौल। पर अब ना तो वो पेड़ पर पत्तियां हैं, ब्रांचेस भी ठंड से कांप रही हैं, और ना ही वहां पर अब बर्ड्स बैठती हैं और गाना गाती हैं। तो सब कुछ बहुत रूखा सूखा हो चुका है। सो पहले स्टैंजा में यही कहा गया है कि ओल्ड एज, पोइट अपने फ्रेंड को कह रहा है कि तुम मुझे तब देखोगे जब मेरी ओल्ड एज आ चुकी होगी, मैं बहुत कमजोर हो चुका होऊंगा, इन शॉर्ट। अब देखते हैं अगला स्टैंजा। चलो मैं साइड हो जाता हूं, तुम इतना नोट करना चाहो कुछ तो कर सकते हो। तो चलो अब हम बाकी के स्टैंजास को लाइन बाय लाइन समझते हैं, अच्छे से इस पूरे सोनेट को कंप्लीट करते हैं। सेकंड स्टैंजा में ये कहता है, इन मी दाउ
सीज्ड द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे। सीज्ड का मतलब है यू सी, यानी तुम देखोगे या तुम देख रहे हो। ट्वाइलाइट का मतलब क्या होता है? ट्वाइलाइट यहां तुम्हें मैं अच्छे से समझाऊंगा, ये मैंने हिंट लिखा हुआ है, बिटवीन सनसेट एंड नाइट, यानी कि जब सनसेट हो गया होता है पर रात होने से पहले, यानी सनसेट और रात के बीच का जो समय होता है ना, जब डिम लाइट होती है इवनिंग में, उसी को हम कहते हैं ट्वाइलाइट। सो पहली लाइन का क्या मतलब हुआ? इन मी दाउ सीज्ड द ट्वाइलाइट ऑफ सच डे। दाउ का मतलब वही है पहले वाला, यू, तुम मुझ में उस दिन के ट्वाइलाइट को देखोगे, यानी उस डिम लाइट को तुम मुझ में देखोगे। पोइट अपने दोस्त को कह रहा है कि मेरे दोस्त, तुम मुझ में वो डिम लाइट को देखोगे जो बहुत जल्दी रात के आने पर बुझने वाली है। एज आफ्टर सनसेट फेडिथ इन द वेस्ट। फेडिथ का मतलब फेड होना, धीरे धीरे गायब हो जाना। सो पोइट कहता है अपने फ्रेंड से कि तुम मुझ में दिन का वो ट्वाइलाइट वाला टाइम देखोगे, वो डिम लाइट देखोगे जो कि सनसेट के बाद, रात आने से पहले है, और वो धीरे धीरे सनसेट के बाद जब वेस्ट में सूरज डूब जाएगा तो वो भी पूरी तरीके से फेड हो जाएगी, रात की जो कहें तो घनेरी रात में खो जाएगी, मिट जाएगी। विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे। बाय एंड बाय का मतलब है स्लोली, स्लोली। डोथ का मतलब यहां पर है डज, इंग्लिश में जो हम डज का यूज करते हैं मेनली। सो इस लाइन का मतलब है विच बाय एंड बाय ब्लैक नाइट डोथ टेक अवे, जो कि धीरे धीरे वो जो रोशनी है ना डिम लाइट वाली, वो धीरे धीरे जो ब्लैक नाइट है, रात है, गहरी रात है, वो उसे टेक अवे कर लेगी, उसे अपने अंदर ले लेगी और खत्म कर देगी। दैट सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट। इसका मतलब है स्लीप, यानी सोने से। सो कह रहे हैं कि जब रात हो जाएगी ना, तो जो नींद आएगी फिर वो हमें एक परमानेंट रेस्ट दे देगी, हमें नहीं, पोइट को एक परमानेंट रेस्ट दे देगी। सो बेसिकली यहां पर यह कहा जा रहा है इस स्टैंजा में, अगर मैं तुम्हें इसका क्रक्स बताऊं, कि पोइट अपने फ्रेंड को कह रहा है कि तुम मुझ में दिन का वो ट्वाइलाइट वाला समय देख सकते हो, जब सनसेट जस्ट होने वाला है, रात होने से पहले अभी डिम लाइट है, धीरे धीरे रात हो जाएगी और ये डिम लाइट जो है वो पूरे अंधेरे में खो जाएगी और मैं हमेशा के लिए, समझ गए ना। उसके बाद स्टैंजा 3 देखते हैं, अगला स्टैंजा। पहली लाइन, इन मी दाउ सीज्ड द ग्रोइंग ऑफ सच फायर। तुम मुझ में उस आग को जलते हुए देखोगे या देख रहे होगे। यहां पर फायर सिंबलाइज करती है लाइफ, एनर्जी और पैशन को। पर अब ये वाली जो फायर है ना, ये पहली लाइन का मतलब है कि तुम मुझ में अब वो आग जो जवानी के टाइम थी, लाइफ पैशन वाली, वो काफी धीरे धीरे जलते हुए देख रहे हो, काफी स्लो हो चुकी है। क्यों? दैट ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ डोथ लाई। एशेज ऑफ हिज यूथ का मतलब है कि वो फायर अब डाइंग, द फायर जो है वो अब खत्म हो रही है। क्योंकि वो कह रहा है कि एशेज ऑफ हिज यूथ का मतलब है कि उसकी जो जवानी थी ना, वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, जल रही है, राख बन रही है। एशेज मतलब राख। तो वो जवानी का टाइम अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। इस लाइन को समझने के लिए इसको जिससे रिलेट किया गया है ना, उसे समझो पहले। आग लकड़ी की मदद से जलती है, पर वही आग उस लकड़ी को जलाकर राख बना देती है और फिर खुद भी खत्म हो जाती है। तो वो चीज यहां पे बताई गई है कि ये जो एशेस हैं, जो हमारी यूथ खत्म होने के बाद इस ओल्ड एज पर अब जल रहा है, ये भी एक टाइम ऐसा आएगा कि हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा। एंड कंज्यूम्ड विद व्हाट विच इट वॉज नरिश्ड बाय। कंज्यूम्ड मतलब खत्म हो जाएगा, निगल लिया जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा उसी चीज से जिसने उसे नरिश किया था। यानी जिस वजह से वो आग थी, यूथ, वही चीज अब उसे कंप्लीट कर देगी, विच इज ओल्ड एज। सो आई होप ये स्टैंजा भी क्लियर है। इसका क्रक्स यही है कि अब धीरे धीरे ओल्ड एज आएगी, यूथ जो है वो चली जाएगी,
एंड ये लाइफ, पैशन, एनर्जी वगैरह सब फीकी पड़ जाएगी। फोर्थ स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोम, दिस दाउ परसीव्स्ट विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। परसीव्स्ट का मतलब यहां पर है अंडरस्टैंड या समझना, दाई का मतलब यहां पे योर। तो यहां पर इस लाइन का मतलब है कि पोइट अपने फ्रेंड को कह रहा है जब तुम ये चीज समझ जाओगे ना या समझ रहे हो ना, तो ये तुम्हारे प्यार को मेरे प्रति और स्ट्रांग बना देगा। यानी ये चीज समझने के बाद तुम मुझसे और ज्यादा प्यार, और ज्यादा लव करने लगोगे। टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव एरे लॉन्ग। एरे का मतलब यहां पर है सून। वैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन शायद कुछ और होती है, बट उस पर ध्यान मत दो, इमोशन को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एरे मतलब सून, सून जल्दी। सो टू लव दैट वेल विच यू दाउ लीव एरे लॉन्ग, मस्ट लीव एरे लॉन्ग। मतलब यहां पोइट अपने दोस्त को कह रहा है क्योंकि तुम उस चीज को ज्यादा प्यार करते हो जिसे तुम्हें बहुत जल्दी ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस पूरे स्टैंजा का मतलब क्या है? पोइट कह रहा है ये सब चीजें समझने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, तुम दाई योर, तुम या तुम्हारा प्यार मेरे लिए और स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि हम उस चीज से और ज्यादा प्यार करते हैं जिसे हमें जल्दी ही छोड़ना पड़ता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट सोनेट, द कंप्लीट पोम। हमने स्टैंजा वाइज, लाइन वाइज अच्छे से समझा, इंट्रोडक्शन देख ली, चैप्टर होता है कंप्लीट। टाइम आ गया है एंड वाले ज्ञान का। अब बारी आ चुकी है एंड वाले ज्ञान की। मैं जब अपने फर्स्ट ईयर में था ना, तो हमारे इकोनॉमिक्स के एक सर ने मुझे ना एक लाइन कही, मुझे नहीं पूरी क्लास को ही एक लाइन कही जो मेरे को बहुत तेज हिट करी। उन्होंने कहा था कि अभी हमारे पास समय है पर समझ नहीं है, पर आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ सालों में हमारे पास समझ होगी पर समय नहीं होगा। इसीलिए अभी अपने टाइम का सही से यूज करो, सही से बिताओ। और अगर अभी तक तुमने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है सोशल मीडिया में, रील्स में, शॉर्ट्स में, या बहुत सारी ऐसी अनवांटेड चीजों में जिन्होंने तुम्हारा सिर्फ टाइम वेस्ट किया है, तो अभी तक जो हो गया हो गया। आगे ध्यान करो यार, अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, फोकस करो उन चीजों पर जो तुम्हारा करियर बनाएंगी। तो उठाओ अपनी किताब और इस बार अपने आप से यह कहना कि यह किताब भी मेरी, कलम भी मेरी और कहानी भी मेरी। शुरू करो और मैं तुमसे आगे कहीं ना कहीं उस ऊंचे शिखर पे ज़रूर मिलूंगा। तो ठीक है यार, इस लेक्चर में इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो। AVM स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर।